हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। हम आज इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन का निर्माण। इससे पहले हमने सेंट्रल डोग्मा के दो जो बड़े बिंदु हैं वो क्लियर किए, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आता है ट्रांसलेशन या अनुवादन, या हम इसको रूपांतरण कहते हैं। इसी को स्थानांतरण कहा जाता है। इससे पहले देखिए, अनुवादन से संबंधित हमें जेनेटिक कोड की आवश्यकता रहेगी, वो पढ़े हमने। आरएनए है, 3 प्रकार के जो आरएनए हैं इनकी संरचना पढ़ी हमने, और राइबोसोम की संरचना भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों जो चीजें हैं ये अनुवादन के लिए रॉ मटेरियल है, इसलिए रॉ मटेरियल को हमने पहले अलग से पढ़ लिया। अब है प्रोटीन का निर्माण। देखिए, प्रोटीन का जो निर्माण है इसको, इस प्रोसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रांसलेशन, इसी को कहा जाता है स्थानांतरण, इसी को बोलते हैं रूपांतरण, और इसी को कहा जाता है अनुवादन। कोई भी शब्द लिखा हुआ हो, कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेशन, रूपांतरण, स्थानांतरण और अनुवादन। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, या एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, या हम कहें अमीनो अम्लों के बहुलकन से प्रोटीन का निर्माण, या हम कहें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। एक ही बात है, कैसे भी कहो एक ही बात है। पेप्टाइड बंध बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, दैट इज प्रोटीन। और अमीनो अम्लों का बहुलकन होगा, लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, या हम ये कहें आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव आरएनए से प्रोटीन की ओर होना भी अनुवादन कहलाता है। तो अलग अलग नाम है, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है, या एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहें तो भी वही बात होती है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की है। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है और वो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। इसको हम कहते हैं, मतलब एक जीन एक से अधिक आरएनए का निर्माण करता है, एक से अधिक का निर्माण करता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। इसमें जो डीएनए का अणु होता है उसमें सिस्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं। जितने सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने समपार पाए जाते हैं, उतने ही आरएनए का निर्माण होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुलेखन की जब प्रोसेस होती है तो उसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, कोई फालतू की भेजामारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुलेखन का जैसे ही प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के जस्ट बाद में अनुवादन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर अनुलेखन जैसे ही हुआ, अनुलेखन होते ही या अनुलेखन होने के जस्ट बाद में अनुवादन की क्रिया शुरू हो जाती है, या कई बार अनुलेखन के साथ साथ अनुवादन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके दो कारण है, जबकि ऐसा यूकेरियोटिक में नहीं होता है। तो इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर स्पष्ट या सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, इसलिए जो यहाँ पर आरएनए बनेगा वो आरएनए कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। अब वो आरएनए कोशिका द्रव्य में ही है, तो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का क्या करना है? निर्माण करना है। इसलिए यूकेरियोटिक की तरह प्रोकैरियोट के अंदर केंद्रक से उस आरएनए को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए फटाफट यह कार्य शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा समस्त आरएनए का निर्माण कर दिया जाता है। इसके अलावा हम यदि बात करें, बनने वाला जो आरएनए होता है उसको संसाधित करने की जरूरत नहीं होती। यदि संसाधित करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इनको संसाधित करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो अनुवादन का प्रोसेस है वो अनुलेखन के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। देखिए,
यूकेरियोटिक जीवों के अंदर क्या होगा, तो यूकेरियोटिक जीवों के अंदर क्या होगा कि यूकेरियोटिक जीव है वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। एक आरएनए का निर्माण करने के लिए एक आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आरएनए भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक होने के कारण अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एक तो उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है अनुलेखन की, अनुलेखन वाली प्रोसेस कहां हो रही है, अनुलेखन वाली प्रोसेस केंद्र के अंदर हो रही है। जब ये प्रोसेस केंद्र के अंदर हो रहा है तो एमआरएनए का निर्माण भी केंद्र के अंदर हो रहा है। अब एमआरएनए का निर्माण केंद्र के अंदर हो रहा है तो ये एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कोशिका द्रव्य में जाएगा। अब कोशिका द्रव्य में जाएगा तभी तो आगे अनुवादन की प्रोसेस शुरू होगी। क्यों, क्योंकि अब जो सक्रिय अमीनो अम्ल है या जो टीआरएनए की बात करते हैं वो है या राइबोसोम है, ये सभी कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक जीवों के अंदर ये प्रोसेस कोशिका द्रव्य में होता है। इसके लिए एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना लेकर बाहर कोशिका द्रव्य में आता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टाइम लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो अनुवादन का प्रोसेस है वो अनुलेखन के दौरान या अनुलेखन के जस्ट बाद शुरू हो जाता है, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद यूकेरियोटिक जीवों के अंदर अनुवादन का प्रोसेस शुरू होता है या प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू होती है। या ट्रांसलेशन की सामान्य परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो देखिए एमआरएनए के जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उनके द्वारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन या एमआरएनए के ऊपर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड पाई जाती है इनके द्वारा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण, अनुवादन, ट्रांसलेशन, रूपांतरण, स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए ये एमआरएनए है, ये है एमआरएनए। एमआरएनए का एक सूत्र है जो 5' से 3' की ओर है। इसके ऊपर ये जो पाए जाते हैं ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे या पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे या प्रोटीन का निर्माण करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अनुवादन। अब देखो इसमें ये एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल, ये तीसरा अमीनो अम्ल, ये चौथा अमीनो अम्ल, इस तरह से 10, 15, 20, 25 अमीनो अम्ल और जुड़ते जाएंगे। एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड या इसी को क्या कहेंगे, प्रोटीन। तो इस तरह से एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है। अब ये जो प्रोसेस है प्रोटीन निर्माण का जो प्रोसेस है काफी जटिल है। 5-6 चरण में यह प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट हम जो प्रोटीन निर्माण या अनुवादन के जो चरण है उनके बारे में बात करते हैं। मतलब ये प्रोसेस है किस किस स्टेप में है वो कंप्लीट होता है। देखिए अनुवादन के चरण, पहला चरण आता है अमीनो अम्ल का सक्रिय। अमीनो अम्ल का सक्रिय, अमीनो अम्ल ये सभी कोशिका द्रव्य में है और टीआरएन सोल्यूबल स्थिति में उसी कोशिका द्रव्य के अंदर विलेयशील अवस्था में पाए जाते हैं। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है या प्रोटीन निर्माण का कार्य जब शुरू हुआ, पहले स्टेप के अंदर ही जो अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य के अंदर है वो क्या करेंगे, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक एटीपी ऊर्जा खर्च करके या एक एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय अमीनो अम्ल में बदलते हैं। तो कहने का मतलब पहला जो चरण है इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर जो अमीनो अम्ल है वो एटीपी ऊर्जा खर्च करके सक्रिय होते हैं। मतलब ऊर्जा के कारण वो सक्रिय होते हैं। एंजाइम कौन सा है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो अमीनो अम्ल है ये अमीनो अम्ल है वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ये पहला चरण हो गया कि अमीनो अम्ल है वो सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा चरण है सक्रिय अमीनो अम्लों का टीआरएनए से जुड़ना।
पहले चरण में क्या हुआ, अमीनो अम्ल है वो सक्रिय हुए, जिसको अमीनो अम्लों का सक्रियकरण कहा जाता है। एक एटीपी ऊर्जा खर्च हुई और अमीनो अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। अब जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो किससे जुड़ेंगे, टीआरएनए से जुड़ेंगे। तो देखिए सक्रिय अमीनो अम्लों का टीआरएनए से जुड़ना, या इसका दूसरा नाम है टीआरएनए का आवेशीकरण। जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए से जुड़ेंगे, अंतरण आरएनए से जुड़ेंगे, स्थानांतरण आरएनए से जुड़ेंगे, तो उसको टीआरएनए का आवेशीकरण कहा जाएगा या टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन। टीआरएनए का एमिनो एसिलेशन, ये तीनों नाम एक ही, मतलब इसका एक ही है। क्या है मतलब, ये है कि जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वह एक एटीपी ऊर्जा खर्च करके टीआरएनए से जुड़ेगा। बस पहले स्टेप के अंदर अमीनो अम्ल का सक्रियकरण हुआ, अमीनो अम्ल सक्रिय हुए, एक एटीपी ऊर्जा खर्च हुई। दूसरे चरण के अंदर सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है, एक एटीपी ऊर्जा और खर्च होती है। इस प्रकार कितने एटीपी खर्च हुए, दो एटीपी खर्च हुए और अमीनो अम्ल टीआरएनए से बंध जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो देखिए सक्रिय अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए से जुड़ता है, एक एटीपी ऊर्जा खर्च होती है और बनता क्या है, अमीनो अम्ल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसका निर्माण हुआ अमीनो अम्ल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस तरह से जो अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए से जुड़ जाएगा। अब टीआरएनए के कौन से सिरे से जुड़ेगा, 3' सिरे से जुड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। 5' से नहीं जुड़ेगा। जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए के 3' वाले सिरे से जुड़ता है। अब तीसरा चरण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होगा, प्रारंभन होगा, प्रोटीन निर्माण की क्रिया है वो शुरू होती है। अब देखो सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम मैग्नीशियम आयन, सर्वप्रथम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम की दोनों उप इकाई जुड़ जाती है। यूकेरियोटी की बात कर रहे हैं तो यूकेरियोटी के अंदर जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, दो उप इकाई होती है, एक बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है। बड़ी उप इकाई को 60S कहते हैं, छोटी उप इकाई को 40S कहते हैं। ये दोनों उप इकाई आपस में जुड़ जाती है। इस आयन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये जुड़ जाती है। अब जैसे ये दोनों जुड़ गए, इसका मतलब अब क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। अब इस समय जो एमआरएनए है, जिसका जो प्रारंभिक कोडन वाला सिरा है, वो छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है। तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम की दोनों उप इकाई जुड़ जाती है और एमआरएनए के प्रारंभिक प्रकूट, प्रारंभिक कोडन मतलब AUG वाले अनुक्रम पर राइबोसोम की कौन सी उप इकाई जुड़ती है, छोटे वाली उप इकाई जुड़ जाती है। जैसे ये उप इकाई एमआरएनए की उप इकाई राइबोसोम से जुड़ेगी, उसके जस्ट बाद ये जो आवेशित टीआरएनए है, ये उसकी बड़े वाली उप इकाई से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़े वाली उप इकाई की बात करते हैं, बड़ी उप इकाई के ऊपर, बड़ी जो उप इकाई है इसके ऊपर 3 साइट पाई जाती है, 3 साइट या स्थल पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम ये आवेशित टीआरएनए है, ये ए साइट से जुड़ते हैं। कौन सी साइट से जुड़ते हैं, ए साइट से जुड़ते हैं। ए साइट से जुड़ने के बाद में ये पी साइट से जुड़ेंगे और उसके बाद में ये है वो ई साइट से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ए साइट पर आवेशित टीआरएनए आएंगे और जुड़ेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पर एक टीआरएनए जुड़ गया, उसके बाद में ये जो राइबोसोम होते हैं ये लोकेशन चेंज करते हैं, मतलब कूद कर आगे जाते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रोसेस है इसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। आरएनए क्या करेगा या राइबोसोम क्या करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे। जब लोकेशन को चेंज करेंगे तो एक टीआरएनए यहाँ जुड़ा हुआ है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है अमीनो अम्ल,
जब ये लोकेशन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा P पर और A वाला हो जाएगा फ्री। उस समय दूसरा आवेशित tRNA फिर A पर आएगा तो ये P पर है और ये पर है। तो इस तरह से इनके जो अमीनो अम्ल है, ये P का मतलब है पेप्टाइड साइड, तो ये पेप्टाइड बंध बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से बड़ी उप इकाई के ऊपर 3 साइट पाई जाती है, A, P और E। A से तो आवेशित tRNA जुड़ेगा, P साइड से पेप्टाइड बंध बनेगा, E साइड से इसका मतलब है एग्जिट, यानी यहां से tRNA बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार देखिए ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई है 40S और ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है 60S। अब छोटे उप इकाई से ये mRNA जुड़ गया, mRNA 5' से 3' और इसके ऊपर ये नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो बड़ी उप इकाई है इसके ऊपर 2 साइट पाई जाती है, P साइट और A साइट। P साइट क्या करेगी, पेप्टाइड बंध बनाएगी और A साइट है यहाँ पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ेंगे या जो सक्रिय या आवेशीकरण tRNA होते हैं, आवेशीकृत जो tRNA होते हैं जो अमीनो अम्लों को लेकर आते हैं वो यहाँ पर जुड़ते हैं। जब ये यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा तो इनके बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो देखिए प्रारंभन प्रकूट के अनुसार जो प्रारंभिक कोडोन जो है, जैसे मान लो ये AUG प्रारंभिक कोडोन है, इसके अनुसार आवेशित tRNA P साइड पर जोड़ दिया जाता है। सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम प्रारंभिक जो कूट है, प्रारंभिक जो कोडोन है उसके अनुसार जो आवेशित tRNA है उसको पहले P साइड के ऊपर जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में अन्य जो tRNA है वो कहां जुड़ेगा, A साइड पर जुड़ेगा। पहला tRNA जो कि प्रारंभिक कोडोन से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, वो तो कहां जुड़ गया, P साइड पर जुड़ गया। अन्य tRNA कहां जुड़ गए, A साइड पर जुड़ गए। जैसे ये इस तरह से जुड़ जाएंगे फिर ये राइबोसोम की जो बड़े वाली उप इकाई है, ये mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ये जो संरचना है mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, अब ये बड़ी उप इकाई इसके साथ में जुड़ जाती है। जैसे ये इसके साथ में जुड़ जाती है तो ये अमीनो अम्ल और ये अमीनो अम्ल, ये tRNA है, ये tRNA है, इनके 3' रे के ऊपर जो अमीनो अम्ल है ये आपस में क्या करेंगे, बंध बना लेते हैं। जब ये आपस में बंध बना लेंगे तो इनके बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बंध। अब ये पेप्टाइड बंध बनने के लिए राइबोसोम इसमें हेल्प करते हैं, मतलब पेप्टाइड बंध निर्माण में राइबोजाइम्स एंजाइम है वो इस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब इनके बीच में पेप्टाइड बंध बने, इसको उत्प्रेरित करने का काम किसका है, राइबोजाइम्स का काम होता है। इस क्रिया को कुछ प्रारंभन कारक भी नियमित करते हैं, कुछ प्रारंभन कारक पाए जाते हैं जो इस क्रिया को नियमित करते हैं। ये प्रारंभन कारक के बारे में इतना अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, ये आप जब उच्च क्लास में जाएंगे तब इसके बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इस क्रिया को कुछ प्रारंभन जो कारक होते हैं, इनिशियल जो फैक्टर होते हैं, IF 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, इनिशियल जो फैक्टर होते हैं वो इसको नियमित करते हैं, इसका रेगुलेशन करते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये जो राइबोजाइम्स एंजाइम है ये इस क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह से जो अनुवादन का प्रोसेस है या जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसके आरंभन का कार्य होता है। अब प्रोटीन निर्माण का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। स्टेप 4 आता है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है इसकी लंबाई कैसे बढ़ती है। तो देखिए इसमें अनुवादन जैसे स्टार्ट हो गया, इससे पहले वाले चरण के अंदर प्रारंभ हो गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। इसके बाद में क्या होगा, राइबोसोम mRNA पर, ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई और ये छोटी उप इकाई, ये जो इकाई है राइबोसोम की ये mRNA के ऊपर 5' से 3' दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब mRNA यहाँ रहेगा लेकिन इसके ऊपर जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं ये अगले स्टेप पर जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। इस तरह से राइबोसोम लोकेशन चेंज करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन इसको कहा जाता है। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान
mRNA के ऊपर जो राइबोसोम है ये क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं या 5' से 3' दिशा में ये आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तथा mRNA के अनुक्रम के अनुसार ये आगे बढ़ता रहेगा, राइबोसोम आगे बढ़ता रहेगा, कूदता रहेगा, आगे जाता रहेगा। वैसे वैसे क्या होगा, mRNA के ऊपर जैसे जैसे कोडोन है उस कोडोन से संबंधित tRNA से जुड़ते जाएंगे और tRNA जुड़ेंगे तो tRNA के साथ में अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जुड़ने वाले जो tRNA हैं वे सभी आवेशित होते हैं। तो आवेशित tRNA mRNA के ऊपर उपस्थित जो कोडोन है, जो प्रकुट है, इसके अकॉर्डिंग आवेशित tRNA इनसे जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये ए साइड पर जुड़ते जाएंगे और ये पी साइड के ऊपर जुड़े हुए हैं और जिससे क्या होगा, ये एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, लंबी श्रृंखला बनती है। इसी को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। और लंबी श्रृंखला बनती रहती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये tRNA पी साइड पर है और ये ए साइड पर है। अब यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के कारक है या जो राइबोजाइम्स है, इनके उत्प्रेरण से ये अमीनो अम्ल और ये अमीनो अम्ल, मतलब पी साइड के ऊपर जो अमीनो अम्ल है और ए साइड पर जो अमीनो अम्ल है, इनके बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बंध बन जाएगा। जैसे ही इनके बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा, ये जो tRNA होता है, ये tRNA यहाँ से फ्री हो जाएगा और ये हो जाता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये बाहर चला जाता है। इस प्रक्रिया से बाहर चला जाता है, घूम फिर के नया एमिनो अम्ल लेकर फिर यहाँ आकर हाजिर हो जाता है। तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला को ही हम प्रोटीन कहते हैं, इसी श्रृंखला को ही हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो देखिए इस तरह से जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसका दीर्घीकरण होता है या इसका इलोंगेशन होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, मतलब अब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है वो कंप्लीट बन जाती है और प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त होती है। ये अंतिम चरण है। तो देखिए इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के दौरान जब mRNA पर कोई ऐसा कूट आता है, ऐसा प्रकूट आता है या ऐसा जेनेटिक कोड आता है जो निरर्थक या समाप्त कोडन होता है, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जब निर्माण हो रहा है होते होते बीच में समाप्त कोडन आ जाता है। समाप्त कोडन का मतलब है ये UAA, UAG और UGA, तीनों में से कोई भी एक आ जाता है। जब ये तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो इसको पढ़ने के लिए ऐसा कोई tRNA नहीं है जिसमें इसको पढ़ने के लिए एंटीकोडन पाए जाते हैं, इसलिए एंटीकोडन वाला tRNA नहीं है। अब इस तरह से यदि tRNA नहीं है तो फिर एमिनो अम्ल नहीं होगा, अमीनो अम्ल नहीं होगा तो फिर एमिनो अम्ल नहीं जुड़ेगा। ऐसी कंडीशन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो टूट जाती है या पृथक हो जाती है। जैसे ही ये पृथक हो जाएगी तो राइबोसोम और जो mRNA जुड़े हुए थे ये भी अलग अलग हो जाते हैं और इस क्रिया का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। यह क्रिया समाप्त हो जाती है या फिर प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमने प्रोटीन निर्माण की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यहां से बन सकता है। काफी थोड़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन यदि स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले चरण में क्या हुआ, पहले चरण के अंदर अमीनो अम्ल सक्रिय हुआ, तो अमीनो अम्ल का क्या हो गया, सक्रियकरण। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण के अंदर tRNA का आवेशीकरण हुआ, मतलब जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो किससे जुड़ा, tRNA से जुड़ा। पहले वाले दो चरण के अंदर 2 ATP ऊर्जा खर्च होती है, इसका भी ध्यान रखना है, 2 ATP ऊर्जा खर्च होती है। अगला जो स्टेप है नंबर 3 है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन या प्रारंभन, उसमें यह क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ होगी प्रारंभ कोडन के कारण। और उसके बाद में होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये लंबी बनेगी, मतलब पेप्टाइड बनते जाएंगे, वैसे वैसे अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है।
और अंतिम पांचवा और अंतिम जो स्टेप है या चरण है उसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, होते 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 एमआरएनए के ऊपर एक ऐसा कोडोन आ जाता है जो समापक कोडोन होता है, या हम ये कहें कि एमआरएनए के ऊपर समापक कोडोन आ जाता है। समापक कोडोन ये तीन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। तो ये जब आएंगे तो इसको पढ़ने वाला कोई एंटीकोडोन वाला टीआरएनए नहीं पाया जाता। जब टीआरएनए नहीं होगा तो एमिनो अम्ल नहीं आएगा, एमिनो अम्ल नहीं आएगा तो एमिनो अम्ल नहीं जुड़ेगा, एमिनो अम्ल नहीं जुड़ेगा तो यह क्रिया समाप्त हो जाती है। इसी के साथ में प्रोटीन निर्माण का कार्य है वो समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एमआरएनए की यदि हम बात करते हैं, जैसे देखिए ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए, ये 5' और ये 3'। ये एमआरएनए 5' वाला जो सिरा है इसमें हमें पता है ये एमजी केप के नाम से जाना जाता है। 3 वाला जो सिरा है यहाँ पर 200 से 300 एडिनिन समूह जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण होता है, ये टेल का निर्माण होता है। तो ये जो एमआरएनए है ये क्या है, ये एमआरएनए है। क्या है, एमआरएनए है। एमआरएनए के अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, ये हमने सबसे पहले बात की है। एमआरएनए के अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, इसलिए इसे मैसेंजर या दूत या संदेशवाहक आरएनए कहा था। अब ये मान लो एमआरएनए है 5' से 3', 5' से 3', जो ये एक सूत्र है एमआरएनए का। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो एमआरएनए है ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, या स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंदर ये पूरा का पूरा एमआरएनए भाग नहीं लेता है। तो देखिए मान लो ये जो एमआरएनए है इसका इतना जो भाग है ये स्थानांतरण के अंदर भाग लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिरा है इससे ये 5' की ओर, इससे 3' की ओर, दोनों की ओर कुछ ऐसा क्षेत्र बच जाता है जो स्थानांतरण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। जो स्थानांतरण की क्रिया में भाग नहीं लेता है उस क्षेत्र को यूटीआर कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूटीआर। यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये स्थानांतरण की क्रिया में भाग नहीं लेने वाला क्षेत्र होता है। इसको अस्थानांतरित क्षेत्र कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि पूरा एमआरएनए प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता, या वे क्षेत्र जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसको यूटीआर कहा जाएगा, अस्थानांतरित क्षेत्र कहा जाएगा। अब देखो यहां से ये क्रिया शुरू हुई है, इसका मतलब यहां पर क्या था, एयूजी। यहां पर क्रिया समाप्त हुई है, इसका मतलब यहां पर समापक कोडॉन हो सकते हैं। कौन कौन से, यू ए जी और ए, ये जो क्षेत्र है इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ये जो क्षेत्र है इधर वाला ये और ये इधर वाला, ये यूटीआर कहलाते हैं। तो यूटीआर किसमें पाए जाते हैं, यूटीआर एमआरएनए में पाए जाते हैं। यूटीआर किससे संबंधित है, तो यूटीआर एमआरएनए से संबंधित है। यूटीआर किससे संबंधित है, तो यूटीआर प्रोटीन निर्माण से संबंधित है। यूटीआर किससे संबंधित है, तो यूटीआर ट्रांसलेशन से संबंधित है। किसे कहेंगे, एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। या शब्द से ही इसको पकड़ लें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जो स्थानांतरण की क्रिया में भाग
नहीं लेते हैं। मतलब तो वो का वो है कि प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे कान को इधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो ये यूटीआर है वो एमआरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सेंट्रल डोगमा जो थियरी है, जो जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है, उसके तीनों प्रोसेस रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन तीनों को कंप्लीट पढ़ लिया। अब इस पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बड़ा प्रश्न है जो कि 4 नंबर का आएगा। तो ये 3 जो प्रोसेस है, 3 में से कोई एक बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। नहीं तो छोटे बड़े सवाल तो इसके अंदर कई बनते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इससे छोटे छोटे सवालों की बात करें तो कम से कम 50 सवाल बनते हैं आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन एग्जाम की दृष्टि से भी यह पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें भी इस पार्ट का वेटेज है वो ज्यादा रखा गया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कंठस्थ करने की जरूरत है, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी है वो चल रहे हैं, तो आप मान लो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के इसको एक बार देख लें ताकि आपका टाइम बच जाएगा। समय ही पूंजी है, समय ही धन है। क्यों? क्योंकि समय यदि चला जाता है तो वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए टाइम जो आपका स्पेंड हो रहा है, जो आपका टाइम जा रहा है, ये कीमती टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। जितना टाइम आपको मिलता है आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसका अच्छे से उपयोग कीजिए। और मेरा तो ये कहना है कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट की ओर आप ध्यान लगाइए और निश्चित रूप से आप अपनी सफलता है वो प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए बिंदु के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।